डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइनेंस एक्ट 24 सेकंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ऊपर चेंजेस करे गए, स्पेशली विद रेफरेंस टू द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग, लैंड और बोथ, एंड विच इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो एक्सप्लेन करूँ। अभी तक जो कॉमन एक सोशल मीडिया में बात आ रही है कि अगर हम 23/7 जुलाई जिस दिन फाइनेंस बिल आया था उसके बाद अगर हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हम यहाँ पे उसको सिंपल बिल्डिंग बोलेंगे फॉर ईज ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, हम अगर वो बिल्डिंग बेचेंगे 23/7/24 के बाद और जिसको 23/7/24 से पहले परचेज करा था, तो सोशल मीडिया में चीजें आ रही है कि हम लोग विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन कैप गेन निकालेंगे और जो वो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स देंगे। बट ये सोशल मीडिया में बहुत जर्नल आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में निकालने के लिए हमारे पास दो सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, सेक्शन 48 और हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेक्शन 112। सेक्शन 48 जो होता है वो हमारा कंप्यूटेशन सेक्शन है जो बताता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालना है, और 112 जो है वो बताता है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो फाइनेंस एक्ट 24 जो पास हुआ है टू, उसमें कंप्यूटेशन सेक्शन में उन्होंने क्या चेंज कर दिया है कि अगर कोई भी असेसी 23/7/24 या आफ्टर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेगा तो उसके ऊपर उसे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। मींस कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में क्लियर बोल दिया गया कि 23/7/24 या उसके बाद अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची कोई भी, चाहे बिल्डिंग हो चाहे शेयर्स हो, उसके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सिंपल बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे जो हम बात करने जाएंगे वो हम करने जाएंगे बिल्डिंग के बारे में, विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेक्शन 112 112 जो टैक्स ऑन एलटीसीजी बताता है, उसमें अलग अमेंडमेंट करी गई है। उसको मैं सिंपल नीचे टेबलर फॉर्म में आपको समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। हम एक केस ले रहे हैं, यहाँ पे हम जो एसेट यूज कर रहे हैं वो हम सिंपल ले रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग, लैंड और बोथ। हम अभी एसेट को बिल्डिंग समझ रहे। बिल्डिंग इज ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 1/4/24 बट बिफोर 23/जुलाई 24। और ये हम क्या मान के चल रहे हैं, मेरी क्या चीज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। मीन्स बिफोर द फाइनेंस बिल हमने उसको बेचा है, मीन्स प्रीवियस ईयर 24/25 में हमने बिल्डिंग बेची है, बट इस पीरियड के दौरान उस केस में हम टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे। टैक्सेबल इनकम निकालेंगे नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि सेक्शन 48 में जो चेंज करा गया है वो एप्लीकेबल कब है, जब हम 23/7/24 या उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म बिल्डिंग को बेच रहे। अगर उससे पहले बेच रहे हैं तो इंडेक्सेशन वाला जैसे हम अभी तक करते आए हैं, इंडेक्सेशन से हम टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम निकालेंगे। और सिमिलरली जो टैक्स है वो हमारा कितना रहेगा, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो सेक्शन 112 में हमें प्रिस्क्राइब करा गया है। ये प्रोविजन जो पहले था, ये प्रोविजन 23/7/24 से पहले जो था वो सिंपल है, सबको इसमें क्लियरिटी है, कोई डाउट नहीं है। अब हम एक सिनेरियो बनाते हैं जो लॉ में चेंजेस करे गए हैं, उसको मैंने यहाँ पे टेबुलेट करा है। एसेट एक्वायर्ड इज सोल्ड, रेदर हम ये बात करते हैं एसेट, यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ एसेट क्या चीज हो रही है मेरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग बिल्डिंग। एसेट इज सोल्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24। इट कुड बी प्रीवियस ईयर 24/25 और उसके बाद भी प्रीवियस ईयर आ सकते हैं। मींस आपने 23/7/24 के बाद आपने उस एसेट को बेचा है। अब इसमें दो सिनेरियो बिल्ट हो रहे हैं। आपने जो उस एसेट को एक्वायर करा है वो आपने करा है बिफोर 23/7/24, और एक आपने एक्वायर करा है ऑन और आफ्टर 23/7/24। तो यहाँ पे जो चेंजेस करे गए हैं मैं उसको समझाता हूँ। अब देखिए सेक्शन 48 में
क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर आप 23/7/24 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कुछ भी बेचोगे तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इट मींस आपने एसेट चाहे 23/7/24 से पहले एक्वायर करी है या 23/7/24 के बाद करी है, बट यू आर ट्रांसफरिंग द एसेट आफ्टर 20 on or after 23/74, no indexation, hence the taxable income will be computed simply as a net sale consideration minus cost of acquisition minus cost of improvement in both cases, because we are transferring the asset on or after 23/7/24 and for which indexation has been removed. Now comes the section 112 जो हमारे को टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर रहा है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ बिल्डिंग। हम बार बार बोल रहे हैं, उसने जो चीज बोली है उसको मैंने बड़े सिंपल वे में लिखा है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 12.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो हमने ये टैक्सेबल इनकम निकाली है, और 20% ऑफ सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मींस टैक्सेबल इनकम हम टोटल इनकम एक निकाल दी, बट जब हम टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, then what we'll do, we'll take the lower of the following two, 12.5% of टैक्सेबल इनकम जो हमने ये निकाली है, और 20% ऑफ अ गेन इफ वी कंप्यूट विथ इंडेक्सेशन। ये हमने केस कब करा है, जब हमने एसेट को 23/7/24 से पहले एक्वायर करा है और बेचा 23/7/24 के बाद। अगर हमने 23/7/24 के बाद एसेट एक्वायर करी है और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स में बेची है, देन द टैक्स रेट इज सिंपली 12.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे आपको देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा होगा। यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फॉर माय व्यूअर्स, मैं यहाँ पे जो प्रोवाइजो इंसर्ट करा गया है सेक्शन 112 में, वो वर्बैटिमली सिंपल कॉपी पेस्ट करा है। वो क्या बोलता है, इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, which is acquired before 23rd day of July 24, where income tax computed under item B। ये लॉ की लैंग्वेज है, जस्ट कॉपी पेस्ट करा है। आइटम बी जो ऊपर डिफाइन करा था वो क्या है, एट द रेट ऑफ 12.5% जो हमने बोला है। तो क्या लॉ प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, अगर हमने 12.5% जो टैक्स निकाला है ये विदाउट इंडेक्सेशन, if it exceeds the income tax computed in accordance with the provision of this act as they stood immediately before their amendment by finance number 2 act 24, then such excess shall be ignored। Means before the this amendment of section 112 there was the rate of 20%। मीन्स उसमें क्या चीज थी जो हमने अभी तक करते आए हैं, कि जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी तो हम इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट कर रहे थे, वी वर कंप्यूटिंग इनकम टैक्स बाय टेकिंग द कैपिटल गेन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस। सेल्स में से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिडक्ट कर रहे थे, एंड द रेलेवेंट गेन वाज देन टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%। तो ये प्रोवाइजो बोल रहा है कि अगर 12.5% हमने निकाला है without indexation, which is in excess of the tax at the rate of 20% with indexation, then that excess shall be ignored। और उसकी इंटरप्रिटेशन ये बन रही है। तो अब मैंने आपको ये रीड कराया है, अब मैं आपको यहाँ से इसमें जो इम्प्लीकेशंस है वो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। वो इम्प्लीकेशन हम किस चीज में कैप्चर कर रहे हैं, एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 23/7/24 एंड इज सोल्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24। लेके चलता हूँ केस। पहला मैं लेके चल रहा हूँ विद रेफरेंस टू सरचार्ज। इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से सेल कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग, हम यहाँ पे एसेट को बार बार क्या ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और जो हमारी वो क्या चीज है, बिल्डिंग है। हमने बिल्डिंग बेची 1 CR की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
20 lakhs and the index cost of acquisition is coming to be 60 lakhs. अब हम प्रोसीड करते हैं हाउ टू कंप्यूट द टैक्स। सबसे पहले फॉर द वी विल यूज सेक्शन 48 टू अराइव एट द टैक्सेबल इनकम। अब हमने ये एसेट कब बेची है? 23/7/24 के बाद। ये हमने 23/7/24 के बाद बेची है, तो अब उस केस में इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं, तो टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम मेरी कैसे निकली? 1 CR माइनस सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मेरे पास 80 लाख क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम, और सिंपली आई कैन से टोटल इनकम। अब हम निकालेंगे टैक्स, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 112। वो बोलता है कि आप टैक्स दो तरीके से निकालो। 12.5% ऑफ 80 लैक्स जो मेरा ये आया था, विच कम्स टू 10 लैक्स, और आप निकालो 20% ऑफ 1 CR माइनस 60 लैक्स जो मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही थी। ये कितना हो गया? 40 लैक्स। 40 लैक्स पे 20% हमने निकाला, कितना आ गया दोस्त? 8 लाख। तो हमें क्या लेना है? इन दोनों का लोअर लेना है। तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी माय टैक्स लायबिलिटी? 8 लैक्स। बट यहाँ पे एक क्रिटिकल पार्ट जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो टोटल इनकम हम निकालेंगे दैट विल कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 48। तो मैंने जो टोटल इनकम कंप्यूट करी इट कम्स टू 80 लाख रुपीस। तो यहाँ पे ये जो 80 लैक्स की मेरी इनकम आई है, इट्स एक्सीडिंग 50 लैक्स, और अगर ये एक्सीड कर रही है 50 लैक्स तो इट विल अट्रैक्ट सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो हम सेक्शन 48 के बेसिस पे निकाल रहे हैं, और क्योंकि वो टोटल इनकम इज एक्सीडिंग दैट 50 लैक्स, तो मेरे पास ये जो 8 लाख का टैक्स आया है, मैं इसके ऊपर 10% सरचार्ज और लगाऊंगा, एंड देन माय टोटल टैक्स विल कम्स टू 8,80,000। यहाँ मैं आपको एक चीज पे लेके चलता हूँ, ये जो मैंने पैरा इनकॉर्पोरेट करा है, इस पैरे की इंटरप्रिटेशन क्या निकल रही है कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल, आप लॉन्ग टर्म बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे हो, और उस ट्रांसफर पे हम अगर पुराने तरीके से टैक्स निकालते तो ये क्या निकलता। नो, यहाँ पे बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है ये किसके बारे में बात कर रही है? ट्रांसफर ऑफ अ बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म बिल्डिंग, उस पे टैक्स निकालते तो क्या निकलता। But surcharge is not dependent upon the transfer of building. Surcharge is dependent upon total income. There may be situation जहाँ पे कैपिटल गेन के अलावा कोई और कंपोनेंट्स भी हो सकता था। तो इसका मतलब अगर ये चेंजेस अमेंडमेंट नहीं भी होती तो भी मेरा सरचार्ज वॉज बेस्ड ऑन द टोटल इनकम, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो इस सिनेरियो में इवन दो माई इन नॉर्मल फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव हम ये समझेंगे कि साहब मेरी जो टोटल इनकम आ रही है वो 40 लाख रुपए आ रही है, सिंस ये 50 लाख से नीचे है तो टैक्स सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। बट दिस इज नॉट द केस। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 48, और उसके अकॉर्डिंग कितनी आई है मेरे पास? 80 लैक्स, एंड सिंस इट एक्सीड 50 लाख रुपीस देयर विल बी सरचार्ज ऑन दी नॉर्मल टैक्स, और नॉर्मल टैक्स 112 के अकॉर्डिंग हमने 8 लाख निकाला, तो उस 8 लाख पे 10% जोड़ के ये मेरा टोटल टैक्स आया। यहाँ पे एक जो नॉर्मल मिसकंसेप्शन थी मैंने वो कोशिश करी रिमूव करने की, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सरचार्ज। नेक्स्ट लेता हूं, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। सेल कंसिडरेशन 60 लैक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लैक्स, एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख रुपीस। इस केस में हम फिर सेक्शन 48 अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन 48, क्योंकि हम अभी सब क्या मान रहे हैं, हम कब बेचा ये? आफ्टर 23/7/24, द डेट फाइनेंस बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे अब जो सेक्शन 48 अप्लाई करेंगे
टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम नेगेटिव आ गई तो हम सेक्शन 112 में जाएंगे ही नहीं टैक्स रेट्स के लिए। जो मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा वो 10 लाख होगा। अगर नॉर्मल चीज में देखें तो आप बोल सकते हो कि साहब आपको इंडेक्सेशन के बाद लॉस 20 लाख बन रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। नो, बिकॉज सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग जब हमने टैक्सेबल इनकम निकाली तो उसके अकॉर्डिंग मेरा लॉस कितना आया, 10 लाख रुपीस, और यही मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। अब एक केस लेता हूं, सेट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सेल कंसिडरेशन 1 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट 20 lakhs, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 lakhs, existing long term capital loss 40 lakhs. Again we'll go by section 48। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कैसे निकली, हम लोगों ने 1 करोड़ में से पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करा, देन एग्जिस्टिंग कैपिटल लॉस लेस करा, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 40 लाख रुपीस। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर टैक्स। हमने पहले टैक्स कैसे लगाया, 12.5% पे, 40 लाख पे 12.5%, कितना आ गया, 5 लाख। अब मुझे प्रोवाइजो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो आप एक टैक्स निकालो 20% के हिसाब से, एज पर दी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इनकम देखो, रिपीट करता हूं लाइन, इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म। और इनकम टैक्स कंप्यूटेशन इज द लास्ट स्टेज in my this computation mechanism. First of all, we need to arrive at the taxable income and then we do the income tax computation. Now in this case, अगर मैं ये अमेंडमेंट नहीं होती तो उस केस में अगर मैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकालता तो कितना आता, 1 करोड़ रुपए सेल कंसिडरेशन है, इंडेक्स कॉस्ट कितना आ रहा है, 60 लाख रुपीस, तो मेरा कैपिटल गेन कितना आता, 40 लाख रुपीस, और 40 लाख मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब, तो अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड हैव बीन नील, और उस पर मुझे 20% रेट अप्लाई करना है विच इज नील, और इन दोनों का लोअर कितना हो गया, नील, तो मेरा एक्चुअल टैक्स कितना आएगा, नील। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लॉ यूज कर रहा है वर्ड इनकम टैक्स कंप्यूटेड बिफोर अमेंडमेंट, वो निकालना है। एंड इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और इनकम टैक्स कंप्यूट करने से पहले ट्रांसफर के ऊपर आपको कैप गेन निकालना पड़ेगा, और इस केस में अगर हम कैप गेन निकालेंगे तो कैप गेन में से एग्जिस्टिंग कैपिटल लॉस भी मेरा माइनस होगा। नेक्स्ट केस लेता हूं, सेक्शन 54 एग्जेम्पशन अगर है तो क्या होगा, हम मानते हैं सेल कंसिडरेशन कितनी है, 1 CR, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 20 lakhs, इंडेक्स कॉस्ट 60 lakhs, न्यू हाउस परचेज 40 lakhs। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे सेक्शन 54 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है। अब हम टोटल इनकम निकालते हैं, कैपिटल गेन कितना आया, 80 lakhs, 1 CR माइनस 20 lakhs। हमने न्यू हाउस परचेज करा, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन मिल गई, नेट LTCG कितना आ गया, 40 लाख रुपीस। अब हम निकालते हैं टैक्स कंप्यूटेशन। तो हमने पहले 40 लाख के ऊपर 12.5% लगा दिया, कितना आ गया, 5 लाख रुपए आ गए। फिर हम जाते हैं कि इसमें अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो व्हाट वुड हैव बीन माय कैपिटल गेन, एंड देन वी विल नीड टू अप्लाई 20% ऑन दैट। तो अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो हम कैसे निकालते हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे पास क्या आता, सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट 60 लाख रुपीस, ये मेरे पास LTCG कितना आता, 40 लैक्स, फिर मैं 54 की मैं एग्जेम्पशन लेता 40 लैक्स, तो मेरे पास टैक्स कितना आता, नील। तो जब टैक्स बोल के इनकम कितनी आती, नील, तो उस इनकम पे मैं टैक्स लगाऊंगा 20%, 0, इन दोनों का लोअर 0, तो मीन्स मेरे को यहाँ पे इनकम टैक्स क्या कहते हैं, 0 पड़ेगा।
तो अगर हम यहाँ पे समराइज करें तो जो अमेंडमेंट करी गई है ये वाली, इससे सिर्फ और सिर्फ एक इम्पैक्ट आएगा अगर आपकी टोटल इनकम एज पर सेक्शन 48 इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस विदाउट इंडेक्सेशन। इन रेस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा कि देर इज अ नो इम्पैक्ट, मीन्स हम जो नॉर्मल मैन, जो कॉमन मैन की बात कर रहे हैं कि बॉस की हम लोग जो ये हम कर रहे हैं, हम लोग अगर विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन गेन वेन निकाले जो कॉमन मैन है, तो वो कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, पर सरचार्ज में देयर विल बी डिफरेंस। तब ट्राई टू समराइज व्हाट इज द अमेंडमेंट डन इन अ फाइनेंस एक्ट with respect to long-term capital gain on transfer of building, land or both in case of individual or HUF। बाकी पर्सन्स के ऊपर, एलएलपी फर्म कंपनी के ऊपर ये वाला जो बेनिफिट है कंपैरिजन का, ये नहीं दिया गया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज डू शेयर मी योर डाउट्स इफ एनी। थैंक यू।